नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर के अंदर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट में जानेंगे कि आत्म नियंत्रण के विकास में शिक्षक तथा शिक्षालय की भूमिका। आत्म नियंत्रण यानी कि अपनी आत्मा को नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना, उसको गलत राह में जाने से रोकना, हमेशा सकारात्मक व्यवहार करना। इसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं पे कंट्रोल कर सकें। स्वयं यानी कि स्वयं पे कंट्रोल करने का हमारे आत्मा के, क्योंकि हमारी आत्मा बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ पाना चाहती है, लेकिन जहाँ पर एक दायरा होता है उस दायरे में रहकर ही हमको हमारा कार्य करना है। तो हर व्यक्ति के जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए अंकुश होना चाहिए, उसको आपे से बाहर नहीं करे, तो उसके लिए उसको स्वयं आत्मा को नियंत्रित करना पड़ता है। तो जब हम आत्मा के नियंत्रण यानी आत्म नियंत्रण की बातें कर रहे हैं, तो हमको प्रारंभिक लेवल से यानी कि बचपन में ही बच्चों को विद्यालय से ही आत्म नियंत्रण के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे बालक अपनी आत्मा को नियंत्रित करना सीख जाए। वो क्या अच्छा है, क्या उसके लिए सही है, गलत राह पर कैसे नहीं जाना है, इन सब बातों को प्रारंभिक तौर पर ही सीखे। इसके लिए जो टीचर है और स्कूल से यानी शिक्षक और शिक्षालय, उसकी भी अपनी भूमिका है, रोल है। उनको बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार करना होगा, ऐसा वातावरण निर्मित करना होगा जिससे बच्चों के सामने आदर्शता का पाठ, आदर्शता का एक वातावरण निर्मित हो सके। तो शिक्षक और शिक्षालय कौन कौन सी भूमिका निभाएंगे, इसको हम बिंदुवार जानते हैं। पहला है शैक्षिक वातावरण का सृजन। शैक्षिक वातावरण का सृजन मतलब निर्माण। विद्यालय का वातावरण शैक्षिक होना चाहिए। शैक्षिक वातावरण का मतलब है कि हमको ऐसी शिक्षा प्रदान की जा रही है जिससे हमारे अंदर अच्छे गुणों का निर्माण हो। पढ़ा अपने आप में शिक्षण करना, अपने आप में पढ़ना अच्छे गुणों को निर्माण करने के लिए प्रेरणा देता है। शिक्षण से हमको अच्छी बातें, अच्छी आदत डालने को मिलती। मान लीजिए हमने कोई स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ पढ़ा, किसी राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी जैसे कोई पाठ को पढ़ा, तो इनको पढ़ने से हमको हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमको ऐसा नॉलेज प्राप्त होता है जिससे हम भी हमारे भाषण को अच्छा बना सके। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का पाठ पढ़ने से हमको किस तरह से दिन प्रतिदिन हमारे व्यायाम के ऊपर, खेल के ऊपर या शारीरिक जो भी हमारी परिपक्वता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन सब से हमारे अंदर की बॉडी एक तरह से अच्छी होती है और हम सीख जाते हैं कि हमको किस तरह से अच्छा आचरण करना है। दूसरा है नैतिक मूल्यों की शिक्षा। नैतिक मूल्य यानी कि ऐसे मूल्य जो हमारे अंदर नैतिकता को निर्मित करते हैं, अच्छे आचरण को निर्मित करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कक्षा 5 का बालक है, कक्षा 5 का बालक है और एक बालक है कक्षा 2 का, कक्षा 5 का बालक, कक्षा 2 का बालक। तो हमेशा ही विद्यालय में कक्षा 5 के बालक को सिखाइए कि किस तरीके से अपने से छोटे जो सहपाठी है, अपने भाई बंधु है, उनका सहयोग करना, उनको कोई समस्या आ रही है तो उनकी समस्याओं का निराकरण करने में उनको योगदान देना, उनको शिक्षण में योगदान देना। जैसे कक्षा 2 के बालक को हमेशा कक्षा 5 के बालक के साथ किस तरह से व्यवहार करना, आपसे बोलना, उनका आदर सम्मान करना। तो हम विद्यालय में इस तरह का नैतिकता सिखा सकते हैं और यही नैतिकता बच्चों में आगे जब बड़े होंगे, उनका फ्यूचर बनेगा, तब छोटे बालक किस तरह से बड़े बालकों के साथ शिष्टाचार से निभाते हैं, व्यवहार करते हैं और बड़े लोग किस तरह से छोटे के साथ एक सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमको नैतिकता का पाठ विद्यालय के बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तीसरा है समाजीकरण की शिक्षा। समाजीकरण यानी कि ऐसा आचरण निर्मित करना जिससे हमारे अंदर समाज
तो वो अनैतिक नहीं नैतिक कार्य करने के लिए समाजीकरण। तो शुरू से विद्यालय में सामाजिक वातावरण निर्मित करिए, किस तरह से दूसरों को सम्मान दिया जाता है, घुल मिलकर आ जाता है, एक दूसरे के साथ रहकर शिक्षण कार्य करना है, बिना किसी पुरुष की जात पात के भेदभाव के किस तरह से एक साथ रहकर कार्य किया जाता है, सहयोग किया जाता है, ये सब सामाजिकरण में आएगा। तो विद्यालय में सामाजिकरण की शिक्षा दीजिए और यही सामाजिकरण हर व्यक्ति हर बालक को अपने अंदर एक ऐसा भाव निर्मित करेगा, आत्मा को नियंत्रित करेगा कि दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, सकारात्मक व्यवहार करना है। अगला है सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप हर सामाजिक आकांक्षा का मतलब उसकी इच्छा होती है कि बालक पढ़ लिखकर एक ऐसा नागरिक बने जो समाज के विकास में अपना योगदान कर सके, समाज की प्रगति में अपना योगदान दे सके और कहीं ना कहीं समाज यानी कि जो हमारा परिवेश है, हमारी परिस्थितियां है, वो अच्छी बने। वो अच्छी कब बन सकती है? जब विद्यालय में उसका ध्यान दिया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ऐसा वातावरण नहीं हो कि असामाजिकता बने, समाज का नाम खराब करे, कोई चोरी डकैती वगैरह करे। तो इस तरह का वातावरण निर्मित नहीं होना चाहिए, एक शिष्टाचार वाला वातावरण निर्मित होना चाहिए और वो वातावरण शुरू से ही विद्यालय से प्रदान किया जा सकता है। अगला है समूह में कार्य प्रदान करना। समूह बच्चों को शुरू से ही समूह में कार्य दीजिए, समूह यानी कि ग्रुप में काम करने दीजिए, सहयोग से आपस में सहयोग बनता है, शिष्टाचार बनता है, भाईचारा बनता है। समूह में कार्य करने से दूसरे का सहयोग करते हैं तो यही सहयोग आपस में बच्चों के अंदर नैतिकता निर्मित करता है, बच्चों में नेगेटिव थॉट नहीं लाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को अपने कोई कार्य दिया, अगर वो भिन्न तरह का अलग अलग बच्चों को दिया है, व्यक्तिगत तौर पर दिया, तो बच्चों में कंपटीशन आ जाता है, बच्चों में नेगेटिव थिंक आ जाती है कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो इस तरह से नकारात्मक भाव निर्मित ना करके साथ मिलकर हम कर सकते हैं, और हम का मतलब है कि हम सब साथ में, और हम साथ में यानी कि वो अंदर से अच्छा सोच रहा है। तो इस तरह से भाव को निर्मित करना है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। विद्यालय में जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, को कल्चर एक्टिविटीज, उन क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से चाहे वो खेल हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इससे शिष्टाचार, सही आचरण और सही भाव सीखने को मिलता है। अगला है शिक्षक का सकारात्मक शिक्षक को हमेशा सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार करें जिससे बच्चा देखकर कुछ सीख रहा है, नेगेटिव थॉट उसके अंदर नहीं आए। क्योंकि यही सकारात्मक व्यवहार हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती करी, उसको समझाइए और बताइए कि आगे से वैसी गलती नहीं करें। अगर हम उसको डांटते हैं, धमकाते हैं तो उसका हमारे प्रति एक नेगेटिव सोच उत्पन्न हो जाती है, और यही नेगेटिव सोच कहीं ना कहीं उसके आगे के लिए सही नहीं मानी जा सकती। हम उससे सही आचरण करेंगे, सही व्यवहार करेंगे तो वही बालक हमसे सीखेगा, हमारे अच्छे आचरण को सीखेगा और उसका अनुसरण करेगा। तो इस तरह से सकारात्मक व्यवहार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।
अगला है शिक्षक की भूमिका सुविधादाता थे। एक टीचर को हमेशा बालक के साथ सुविधा करना है कि उसकी मदद करते रहना चाहिए। जहां उसको समस्या आ रही है उस समस्या को समाधान करना चाहिए, उनको समय समय पर निर्देशन देता रहना चाहिए, उनको समय समय पर रास्ता बताते रहना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है, कौन सी गलत आदत उनको नहीं करना है। तो इस तरह की सुविधा रखा, इस तरह की मदद से बच्चों को सही राह पर शिक्षक ले जा सकता है। अगला है विद्यालय में निर्देशन परामर्श की विद्यालय के अंतर्गत समय बच्चों को समय समय पर सही निर्देशन और सही परामर्श देने की व्यवस्था होनी चाहिए। निर्देशन परामर्श के लिए अलग से हो सके तो विद्यालय में कमेटी होनी चाहिए जो बालकों को हमेशा सही राह पर ले जाने के लिए तैयार हो। अगला है उचित संप्रेषण। उचित संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जो होता है विद्यालय में वो सही होना चाहिए। बालक और शिक्षक दोनों को आपस में शिक्षण के दौरान या शिक्षण के अलावा हमेशा अपनी बातों को सामने में रखना। चाहे शिक्षण हो तो अध्यापक पढ़ा रहा है तो बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना, बच्चों की क्वेरी हो उसको शांत करना। कम्युनिकेशन बनना चाहिए, व्याकरण के साथ प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए। विद्यालय के अंदर भी समय समय पर बालकों को अगर कोई समस्या है तो शिक्षक के साथ साझा कर सके, शिक्षक समय समय पर बालकों से अपनी बात साझा कर सके। तो इस तरीके से जो संप्रेषण है वो संप्रेषण की व्यवस्था उचित होनी चाहिए और यही उचित संप्रेषण बच्चों को विद्यालय में जोड़े रखती है। उनको ध्यान रहता है कि उनको भी हक है अपनी बातों को रखने का, वो अध्यापक से अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। जितना विद्यालय में शिक्षक है उससे ज्यादा जरूरत बालक है। तो बालक है तो विद्यालय से ये संप्रेषण की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। अगला है उचित पृष्ठपोषण। उचित पृष्ठपोषण यानी कि बच्चों को टाइम टू टाइम उचित पृष्ठपोषण फीडबैक देना, उनको सही राह के लिए फीडबैक देना। बच्चों ने कोई कार्य किया या उनकी सराहना की उनको फीडबैक देना। इससे दो बातें होती है, एक तो उस बच्चे में आत्मविश्वास आता है कि हाँ उस कार्य को बेहतर तरीके से कर रहा है, दोस्त उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरा दूसरे बालक उसको देखकर सीखते हैं। पृष्ठपोषण करने के माध्यम से बालक में भाव आता है तो उसके द्वारा क्या कार्य सराहनीय है, तो अंदर से वो अपनी आत्मा को अच्छा बनाएगा और वही कार्य करेगा जिससे दूसरे उसकी प्रशंसा करते हैं और दूसरों के लिए फायदेमंद है। तो इस तरह से हमेशा सकारात्मक कार्य करने के लिए बालक हमेशा तैयार रहता है। लास्ट है आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा। विद्यालय के अंतर्गत जो मूल्य है वो आदर्श होनी चाहिए, यानी कि ऐसे शिक्षा प्रदान की जाए जिससे बच्चों को एक आदर्श व्यक्ति निर्मित किया जा सके। तो इसके लिए हम बालकों को आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्रदान करेंगे और वही आदर्श उसके अच्छे आचरण निर्मित करेंगे, उसका अच्छा व्यक्तित्व बनाएंगे। और अच्छा व्यक्तित्व मतलब वो अपनी आत्मा को अच्छे समझता है, क्या सही है क्या गलत है, इस बात को अच्छे से समझता है। तो आज कक्षा में हमने जाना कि आज के के विकास में शिक्षक और शिक्षालय की भूमिका किस तरीके से है, एक बालक को अच्छा व्यक्ति नागरिक किस तरीके से बना सकता है। तो अब आपका होमवर्क है
नियंत्रण के विकास में शिक्षक का शिक्षालय की भूमिका आप नियंत्रण के विकास में शिक्षक और शिक्षालय क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको अपना कार्य करना है। जैसा कि अभी आपको पता है कोरोना का समय चल रहा है और दिन प्रतिदिन केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमको और ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हम अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम घर पर ही रहकर अपना शिक्षण करेंगे और साथ साथ जागरूकता के इस माध्यम से इस बीमारी से निजात दिलाएंगे।